हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। और आपको पता होना चाहिए, हम आपको टॉपिक वाइज पूरा पढ़ाएंगे, पूरा कवर करवाएंगे, टू जेड छोड़ेंगे नहीं। जी हाँ, बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए। और आपके हिंदी में जो है बेटा 5 निबंध आते हैं। कितने आते हैं? 5। और हम पांचों 5 करवाएंगे बेटा, लगभग कि हम 10 सेट का करवा देंगे, ठीक है ना। और हम अंसार पेपर का सोल्यूशन देंगे। ध्यान देना, अंसार पेपर के जो आए हुए हैं ना, उनके 5 सेट जो है करवा देंगे। आपका लगभग 25 निबंध तैयार हो जाएगा, उतने में काम हो जाने वाला है। सो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक चैनल को नहीं किए हैं सब्सक्राइब तो। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर जरूर क्या करिएगा, शेयर करिए, कर दीजिएगा। कोई समस्या है, कोई दिक्कत हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा। एक चीज हम आपको बेटा गिफ्ट देना चाहते हैं। यदि आप मार्केट में जाकर अंसार पेपर खरीदते हैं तो आपको वहां पे लगभग 500 से 600 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन मैं आपके लिए वो अंसार पेपर बिल्कुल फ्री में दिया हूँ, फ्री में दिया हूँ सर। कहाँ पर दिया हूँ देखिएगा, वही किताब है सर जी, मैं और यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स मिलकर आपको फ्री में दिए हैं। आप गूगल प्ले स्टोर से एसके मिश्री ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर जैसे ही खोलेंगे तो आपको इस प्रकार सेक्शन दिखाई देगा, अपना नाम और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद फिर यहाँ पे अनुसार पेपर का पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, आप जाके कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग करते बेटा अपना निबंध लेखन। अगर बात करते निबंध लेखन तो 5 निबंध लेखन आएंगे, हम पांचों पढ़ाने वाले हैं बोर्ड में। देखिएगा निबंध किस प्रकार से आते हैं। पेपर में आएगा आपका कि सर निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली में क्या लिखे बेटा, निबंध लिखिए। पहला यहाँ पे कौन सा निबंध था? व्यवसायिक शिक्षा के विविध आयाम। ये बोर्ड में आया हुआ है और ये बोर्ड परीक्षा 2026 में आया हुआ है। ध्यान देना, बोर्ड परीक्षा 2026 में आया हुआ है। जाके अनुसार पेपर का सेट खोल लीजिए, वहां पे मिल जाएगा। क्या आया था कि व्यवसायिक शिक्षा के विविध आयाम पर निबंध लिखने के लिए बोर्ड में आता है और हर साल आता है। ऐसा नहीं सर एक बार, ये रिपीटेड है। तैयार कर लीजिएगा, कोई समस्या नहीं होने वाला। अगर कोई दिक्कत हो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बता दीजिएगा कि सर हमें यहाँ पे दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। तो चलिए क्या लिखेंगे, आधुनिक शिक्षा के विविध आयाम। तो इसमें आप सीधा लिखेंगे कि आधुनिक युग में शिक्षा का उद्देश्य केवल किताबी ज्ञान प्राप्त करना या डिग्रियां हासिल करना नहीं रह गया है, बल्कि व्यक्ति को आत्मनिर्भर और कुशल बनना भी है। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, केवल डिग्रियां हासिल कर लेते हैं। हाँ, कि गुरुजी हमें डिग्री मिल गई। डिग्री हासिल करना बहुत बड़ी चीज नहीं है, उसको अपने दैनिक जीवन में लागू करना भी क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। इस परिप्रेक्ष्य में व्यवसायिक शिक्षा एक अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम बनकर उभरी है। यह शिक्षा विद्यार्थियों को किसी विशेष उद्योग, शिल्प या व्यवसाय के लिए व्यवहारिक रूप से तैयार करती है। आज के समय में व्यवसायिक शिक्षा के विविध आयाम हमारे सामने हैं, जो देश के आर्थिक और सामाजिक विकास की क्या है, रीढ़ है। आगे हम लोग क्या लिखेंगे, आगे हम लोग लिखेंगे व्यवसायिक शिक्षा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण आयाम कौशल विकास है। पारंपरिक शिक्षा जहां सैद्धांतिक ज्ञान पर जोर देती है, वहीं व्यावसायिक शिक्षा व्यवहारिक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करती है। इसमें तकनीकी कौशल जैसे कंप्यूटर, हार्डवेयर, मोबाइल रिपेयरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, पारंपरिक शिल्प जैसे हस्तशिल्प, सिलाई कढ़ाई और आधुनिक सेवा क्षेत्र जैसे हॉस्पिटैलिटी, ग्राफिक डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, पारंपरिक शिल्प जैसे विविध क्षेत्र क्या होते बेटा, शामिल होती हैं। आगे लिखेंगे हम लोग, इसका दूसरा आयाम आत्मनिर्भरता और रोजगार है। आज बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बन गई है। व्यवसायिक शिक्षा प्राप्त युवा नौकरी तलाशने के बजाय खुद का व्यवसाय शुरू करने के योग्य बनते हैं। यह शिक्षा लघु एवं माध्यम उद्योगों को बढ़ावा देती है, जिससे देश में स्वरोजगार के नए अवसर क्या होते बेटा, पैदा होते हैं। तीसरा आयाम है कि आर्थिक विकास और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा है। कोई भी देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक कि उसके पास कुशल कार्यबल न हो। व्यवसायिक शिक्षा युवाओं को वैश्विक बाजार की जरूरतों के अनुरूप तैयार करती है। वहीं पे बात करें मेक इन इंडिया और स्किल इंडिया जैसे अभियान इसी आयाम को मजबूत करते हैं। संक्षेप में कहें तो, मतलब शॉर्ट में कहें तो, व्यवसायिक शिक्षा के आयाम
बेहद क्या है, व्यापक हैं। यह केवल रोजगार पाने का साधन नहीं है, बल्कि देश की युवा ऊर्जा को सही दिशा देकर आर्थिक महाशक्ति बनाने का मार्ग है। शिक्षा नीति इसे अनिवार्य रूप से शामिल करने समय की क्या होती बेटा, मांग होती है। ठीक है ना। तो ये पहला और इम्पोर्टेंट निबंध लेखन है बोर्ड में छपने वाला। चलिए सर सेकंड यहाँ पे करते हैं। सेकंड देखिएगा क्या है, यहाँ पे बोर्ड में आया हुआ है, बोर्ड 2026 में आया हुआ है, वर्तमान युवा दशा और दिशा। बोर्ड 2026 में ये आपके आया हुआ है, यह बात आप याद रखेंगे। तो वर्तमान युवा दिशा, दशा और दशा, हाँ दशा और दिशा। तो आज का युग युवाओं का युग है। किसी भी राष्ट्र की उन्नत ऊर्जा और भविष्य उसके युवाओं पर निर्भर करते हैं। भारत जैसे देश में जहां कार्यशील जनसंख्या में युवाओं की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, वहां यह विषय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज का युवा बदलाव का सबसे बड़ा संवाहक है, लेकिन वह एक अत्यंत संवेदनशील मोड़ पर क्या बेटा खड़ा है। अगला हेडिंग डालेंगे, वर्तमान युवा की दशा, यानी कि वर्तमान युवा की क्या दशा है इस समय। तो आज के युवाओं की स्थिति मिली जुली है। एक तरफ से वे अत्यधिक तकनीकी रूप से संवर्धित और महत्वाकांक्षी और जागरूक हैं। वे स्टार्टअप्स नवाचार और वैश्विक मंचों पर अपनी पहचान बना रहे हैं। शिक्षा और सूचना तक उनका पहुंच पहले से कहीं बेहतर है, और दूसरी ओर वे कई गंभीर चुनौतियों से भी जूझ रहे हैं। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा कारण युवा मानसिक तनाव, अवसाद और भटकाव का शिकार हो रहे हैं। सोशल मीडिया की आभासी दुनिया ने उन्हें अपने से दूर कर दिया है, जिससे उनमें एकाकीपन क्या है, बढ़ गया, मतलब कि अकेले रहने की चीजें बढ़ गई है। इसके अलावा करियर को लेकर अनिश्चितता, बेरोजगारी और पाश्चात्य संस्कृति के अंधानुकरण ने उन्हें नैतिक और सांस्कृतिक मूल्यों से भटका दिया है, और नशीले पदार्थों की लत और त्वरित सफलता की चाह ने उनकी दिशा और अधिक चिंताजनक बना दिया है। मतलब कि त्वरित, सबको तुरंत क्या होना चाहिए होना है बेटा, सक्सेसफुल होना है, लेकिन तुरंत सफलता नहीं मिलती। सफलता मिलने के लिए क्या लगता है, वक्त लगता है, टाइम लगता है। जब तक आप वक्त नहीं देंगे, टाइम नहीं देंगे, तब तक तो सफलता नहीं मिलने वाली ना। हाँ, अगर आगे हेडिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, युवाओं की सही दिशा, यानी कि युवाओं की क्या सही दिशा होनी चाहिए। और आपको पता होना चाहिए हमारी जो किताब है अनुसार पेपर की, वहां से हम पूरे पूरे ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। आईसीटी की तरफ से आती है, आप जाके फ्लिपकार्ट अमेजोन से आप ले लीजिएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वही से मैं पढ़ा रहा हूँ, युवाओं की सही दिशा। तो युवाओं की असीमित ऊर्जा को यदि सही दिशा न मिले तो वह विनाशकारी साबित हो सकती है। और युवाओं को सही राह दिखाने के लिए शिक्षा प्रणाली में बदलाव की क्या है, आवश्यकता है, जो केवल किताबी ज्ञान न देकर कौशल विकास और नैतिक मूल्यों पर क्या हो, आधारित हो। आत्मानुशासन और मानसिक स्वास्थ्य, यानी किसका, युवाओं का, यानी कि युवाओं को मानसिक रूप से मजबूत बनाने और सोशल मीडिया के जाल से बाहर निकालकर वास्तविक जीवन में संबंध बनाने क्या है, बहुत ही जरूरी है। आगे लिखेंगे हेडिंग बना के कि राष्ट्र निर्माण में युवाओं का क्या क्या योगदान है। जो युवाएं हैं वो राष्ट्र के निर्माण में अपना कैसे योगदान दे सकते हैं। तो युवाओं को केवल नौकरी खोजने वाला बनने के बजाय नौकरी पैदा करने वाला बनने की दिशा में सोचना चाहिए। युवा राष्ट्र की रीढ़ होती है, और जब युवाओं के संकल्प को सही मार्गदर्शन और सही दिशा मिलती है, तो वह असंभव को भी क्या कर देते हैं, संभव बना देते हैं। वर्तमान युवा शक्ति असीमित संभावनाओं से भरी हुई है। यदि हम उनकी दशा को समझकर उनकी समस्याओं को दूर करें और उन्हें रचनात्मक कार्यों की ओर प्रेरित करें, तो एक सही दिशा दें, तो न केवल उनका व्यक्तिगत विकास होगा, बल्कि देश भी प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। और युवाओं को अपनी ऊर्जा का उपयोग समाज की रूढ़ियों को तोड़ने और एक सशक्त राष्ट्र निर्माण में करना चाहिए। अगला और तीसरा आपके बोर्ड 2026 में आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वसुधैव कुटुंबकम, जाके देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और पेपर में आपके आया हुआ है वसुधैव कुटुंबकम पर आप क्या करिए, निबंध लिखिए। 9 नंबर का आपका बेटा आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में।
तो ये तैयार कर लेना, बोर्ड में आएगा तो छाप कर चले आइएगा। किस पे? वसुधैव कुटुंबकम, यानी महाउपनिषद से लिया गया एक अत्यंत महत्वपूर्ण सनातन विचार है वसुधैव कुटुंबकम, जिसका सरल अर्थ होता है पूरी धरती ही हमारा क्या है? परिवार है। यह केवल एक भाग नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति का वह मूल दर्शन है जो संकीर्ण सोच से ऊपर उठकर पूरी मानवता को एक सूत्र में पिरोने की वकालत करता है। वैदिक काल के ऋषियों ने इस मंत्र के माध्यम से स्पष्ट किया था कि सच्चे ज्ञानी और उदार चरित्र वाले कभी भी यह मेरा है और यह पराया है जैसी छोटी सोच नहीं लगती। उनके लिए संपूर्ण विश्व ही उनका क्या होता है? घर होता है। और जब हम पूरी दुनिया को अपना परिवार मानने लगते हैं तो हमारे भीतर से नफरत, ईर्ष्या और भेदभाव की जो भावना है वो समाप्त हो जाती है और उसकी जगह प्रेम, करुणा और सह अस्तित्व की भावना ले लेती है। आज के आधुनिक युग में जहां दुनिया तकनीकी रूप से एक ग्लोबल विलेज यानी वैश्विक गांव बन चुकी है और इस विचार की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। आज दुनिया के सामने आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, भूखमरी और युद्ध जैसे कई बड़ी चुनौतियां हैं। इन वैश्विक समस्याओं का समाधान कोई भी देश अकेले नहीं कर सकता जब तक सभी राष्ट्र खुद को एक ही परिवार का हिस्सा नहीं मानेंगे। तब तक वैश्विक समस्याओं का समाधान कोई भी देश अकेले नहीं कर सकता है और वैश्विक शांति और समृद्धि का सपना अधूरा रहेगा। भारत ने हमेशा इस सिद्धांत को अंगीकार किया है, चाहे वह दुनिया को योग का संदेश देना हो या फिर संकट के समय दूसरे देशों की मदद करना हो। हाल ही में भारत की अध्यक्षता में हुए G20 सम्मेलन की थीम भी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य इसी विचारधारा पर क्या थी? आधारित थी। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि वसुधैव कुटुंबकम का विचार जो है आज दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत है और यह हमें सिखाता है कि हम भले ही अलग अलग देशों, जातियों या धर्मों के हों, लेकिन अंततः हम सब एक ही धरती की संतान हैं। यदि हम इस पर विचार करें तो अपने जीवन में उतार लें तो यह संसार युद्ध और हिंसा से मुक्त होकर एक बेहद ही खूबसूरत और शांतिपूर्ण जगह बना सकता है। क्लियर है? आगे हम लोग लिखेंगे जो अगला अपना है, क्या है भैया? निबंध लेखन। अगला जो निबंध लेखन है यहाँ पे चौथा वाला, ये चौथा है। हम आपको 5 बोले थे और याद रखना ये जो भी हम आपको निबंध लेखन बेटा करवा रहे हैं यह आपके बोर्ड में आए हुए हैं। किसमें? 2026 के बोर्ड एग्जाम में। नहीं भरोसा है तो जाके आप आंसर पेपर देख लीजिएगा, वहां पे आप चेक कर लीजिएगा, वहां पे है पूरा पूरा। क्या है चौथा वाला? प्राकृतिक आपदाएं और उनका प्रबंधन, यानी जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो क्या हैं और उनका आप प्रबंधन कैसे करेंगे, मतलब उनसे आप कैसे बचेंगे। ठीक है ना? तो कल कल करती नदियों की मधुरता हो या रिमझिम बारिश की फुहारें अथवा वातायन की मधुर मधु मंदिर समीर किसे नहीं सुहाती, किंतु जब कभी जल प्रलय का विनाश उसे लीलने के लिए आगे बढ़ता है अथवा वायु का तीव्र वेग चक्रवात का रूप धारण कर लेता है तो उसके समक्ष यानी सामने समक्ष प्रकट होता है, तब मनुष्य भय और आतंक से भयभीत हो उठता है। पहले तो बहुत अच्छा लगता है कि भैया रिमझिम बारिश हो रही है, बाद में वही रिमझिम बारिश जब ले लेता है एक विकराल रूप तो भाग चलते हैं, कहते अरे भैया एक खतरनाक है। ठीक है ना? भीषण सूखा जहां उसे पानी की हर बूंद के लिए तरसाता है तो वही धरती का जलजला धरातल ही नहीं उसके सपनों को भी उलट पुलट देता है। निरीह और असहाय मनुष्य का गर्भ क्षण भर में चूर चूर हो जाता है और वर्तमान समय में भारत सहित विश्व का एक बड़ा भूभाग बहुरूपी प्राकृतिक आपदाओं को झेलने के लिए बाध्य होता है। ऐसे में सरकार और आम जनता एक एक बहुमुखी रणनीति बनाकर आपसी सहयोग के द्वारा ही इस विपत्ति का सफलतापूर्वक सामना कर सकते हैं। प्राकृतिक आपदा से तात्पर्य ऐसी अवांछित एवं नकारात्मक घटनाओं से होता है जो प्राकृतिक कारणों से जनित आकस्मिक रूप से व्यापक स्तर पर जन धन का विनाश करती है। हालांकि वर्तमान समय में आपदाओं की बारंबारता के पीछे मानवीय कारण अपेक्षाकृत अधिक उत्तरदायी हैं। आपदाओं का स्वरूप
बहुआयामी होता है, जिनका प्रभावी पूर्ण प्रबंधन नहीं किया जा सकता है। आपदाओं का पूर्वानुमान संभव नहीं है, ये सदैव लघु काल में ही उच्च तीव्रता के साथ घटित होती हैं, जिनका प्रभाव गंभीर रूप से क्षतिकारक होता है। वर्तमान समय में विश्व की लगभग 85% भाग किसी न किसी आपदा के प्रभाव के क्षेत्र में आता है। आगे लिखेंगे, भू जलवायु परिस्थितियों के कारण भारत का पारंपरिक रूप से प्राकृतिक आपदाओं के प्रति संवेदनशील हो रहा है और यहाँ पर बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन की घटनाएं आम हैं। भारत के लगभग 60% भूभाग में विभिन्न प्रबलताओं के भूकंपों का खतरा बना रहता है। 40 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में अधिक क्षेत्रों में बाढ़ की बारंबारता बनी रहती है, यानी हमेशा बाढ़ बना रहता है। वहीं पर कुल 7,516 किलोमीटर लंबी तटरेखा में से 57,000 किलोमीटर में चक्रवात का खतरा बना रहता है। खेती योग्य भूमि का लगभग 68% भाग सूखे के प्रति संवेदनशील होता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पूर्वी व पश्चिमी घाट के इलाकों में सुनामी का संकट बना रहता है। देश के कई भागों में पतझड़ी और शुष्क पतझड़ी वनों में आग लगना आम बात है। हिमालयी क्षेत्रों तथा पूर्वी व पश्चिमी घाट के इलाकों में अक्सर भूस्खलन का खतरा बना रहता है। प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव चरम नकारात्मक होता है, जिसका प्रभावित क्षेत्रों में अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष दोनों दृष्टियों से मूल्यांकन किया जा सकता है। प्रत्यक्ष प्रभाव के रूप में जहां आपदाएं जनधन को प्रभावित करती हैं, वहीं अप्रत्यक्ष प्रभाव के रूप में प्रभावित क्षेत्रों की सामाजिक और आर्थिक, राजनीतिक तथा सुरक्षात्मक गतिविधि भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होती हैं। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति किसी समाज, परिवार अथवा अन्य सामाजिक आर्थिक समूहों का हिस्सा होता है, जिससे यदि वह किसी आपदा से प्रभावित होता है तो ऐसे सामाजिक और आर्थिक समूहों के क्रियाकलाप में भी बाधा उत्पन्न होती है। आगे लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे? आगे लिखेंगे, प्राकृतिक आपदाओं के कारण मानव जीवन के विविध मतलब विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों पर क्या होता है? नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बाढ़ अथवा सूखे की आपदा से फसलों की बुआई समय से नहीं हो पाती है, जिससे फसल उत्पादन और गुणवत्ता में ह्रास की स्थिति उत्पन्न होने लगती है। मतलब उसका क्या होने लगता है? हमारा ह्रास होने लगता है फसलों का। उसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्न संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कच्चे माल के उत्पादन में कमी आने से द्वितीय क्षेत्र पर नकारात्मक असर होता है। इससे जहां उत्पादित वस्तुओं की लागत बढ़ती है, वहीं मुद्रास्फीति, कालाबाजारी और जमाखोरी और मिलावटखोरी जैसी आर्थिक समस्याएं जन्म लेती हैं। आपदाओं के प्रभाव से धरातली अवसंरचनाएं नष्ट हो जाती हैं। रेलवे लाइन, सड़क, पुल, सार्वजनिक भवन, सामाजिक, आर्थिक, प्रशासनिक केंद्र इत्यादि के नष्ट होने से उसके क्षेत्र की संपूर्ण व्यवस्था क्या होती है? ध्वस्त हो जाती है। आगे लिखेंगे, आगे क्या लिखेंगे? प्राकृतिक आपदाएं सामाजिक व्यवस्था पर गहरा आघात छोड़ जाती हैं। व्यक्तियों या परिजनों की मृत्यु होने से पारिवारिक संरचना का प्रतिकूल रूप से प्रभाव होती है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में शरणार्थियों, अनाथ बच्चों, विधवाओं, बेसहारा और वृद्ध लोगों की संख्या में वृद्धि होने के साथ साथ वहां भिक्षावृत्ति, देह व्यापार, यौन शोषण, बच्चों और तथा महिलाओं की तस्करी जैसे सामाजिक अपराध जन्म लेने लगते हैं, जिससे समाज के नैतिक तथा सांस्कृतिक मूल्यों में गिरावट स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में कानून व्यवस्था संबंधित अनेक चुनौतियां उत्पन्न होने से वहां अपराधों तथा अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण कार्यबलों के लिए एक अहम विषय बन जाता है। आगे लिखेंगे, क्योंकि आपदाएं चरम और नकारात्मक रूप से बेहद तीव्रता के साथ घटित होती हैं, ऐसे में उनका प्रबंधन एक सूक्ष्म तथा गहन प्रशासनिक दायित्व होता है। भारत समेत विश्व की विभिन्न सरकारों ने आपदाओं की बढ़ती बारंबारता तथा उसकी विनाशकता को देखते हुए एक सामूहिक रणनीति पर बल दिया है, जो अंतर क्षेत्रीय से लेकर अंतर क्षेत्रीय तक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बहुपक्षीय सहयोग पर आधारित है। आगे लिखेंगे, भारत सरकार ने आपदा जोखिम को न्यून स्तर पर लाने के लिए एक आधारभूत ढांचे तथा बहुमुखी रणनीति की आवश्यकता पर बल देते हुए वर्ष 2025 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन
अधिनियम पारित किया और इस संबंध में बहुपक्षीय सहयोग प्राप्त करने के लिए अनेक राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय समझौते भी किए गए। आगे लिखेंगे, भारत सरकार द्वारा जून 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना जारी की गई, जिसका उद्देश्य भारत को आपदा प्रतिरोधक बनाना और जनजीवन तथा संपत्ति को नुकसान को कम करना है। यह योजना सिदाई फ्रेमवर्क के 4 प्राथमिक विषयों अर्थात आपदा जोखिम को समझाना और आपदा जोखिम शासन में सुधार, आपदा जोखिम में कमी और आपदा की तैयारी में निवेश तथा आपदा पूर्व चेतावनी और आपदा के बाद बेहतर निर्माण करने पर आधारित है। सिदाई फ्रेमवर्क 15 वर्षों के लिए स्वैच्छिक और गैर बाध्यकारी समझौता है, जिसके अंतर्गत आपदा जोखिम को कम करने के लिए राज्य की भूमिका को प्राथमिक माना जाता है। प्राकृतिक आपदाओं के कुशल प्रबंधन तथा देश के प्रयासों में योगदान देने के लिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने एक व्यापक अंतरिक्ष आधारित आपदा प्रबंधन सहायता प्रणाली भी क्या है, विकसित किया है। अच्छा, कौन सा विकसित किया वो भी देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे लिखना है, ठीक है ना, बोर्ड एग्जाम में जैसे मैं आपको बेटा समझा रहा हूं। आगे लिखेंगे, इसरो के इनसेट 3D, इनसेट 3DR, इनसेट 1 और ISRS 1A तथा कार्टोसेट कार्टोसेट 2D उपग्रह आपदा पूर्व सूचना, आपदा के दौरान लाइव मॉनिटरिंग तथा आपदा के पश्चात सहायक की भूमिका का निर्वहन कर आपदा प्रबंधन में सहयोग प्रदान करते हैं। हालांकि आपदाओं का पूर्वानुमान संभव नहीं है, किंतु आधुनिक तकनीकी के माध्यम से चक्रवात जैसे आपदाओं के आने के समय और स्थान की भविष्यवाणी की जा सकती है, जिससे होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। अतः प्राकृतिक आपदा को ऐसे अप्रत्याशित घटनाएं हैं जो जन धन के विनाश के साथ साथ मनोवैज्ञानिक रूप से संपूर्ण राष्ट्र को झकझोर कर रख देती हैं। एक व्यवस्थित और बहुआयामी रणनीति तथा इको फ्रेंडली मॉडल को अपनाकर इस चुनौती को काफी हद तक कम किया जा सकता है और नई तकनीकों के विकास में भी इस दिशा में सकारात्मक परिवर्तन किया जा सकता है। यद्यपि आपदाओं को मनुष्य द्वारा पूर्णतया रोका तो नहीं जा सकता, किंतु उचित प्रबंधन की रणनीति बनाई जा सकती है। इसके विनाशकारी प्रभावों को क्षीण अवश्य कर सकती है और यह वैश्विक प्रसन्नता की दिशा में एक प्रगतिशील क्या होगा, कदम होगा। अगला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बेटा, वो क्या है, पुस्तकालय का महत्व। ये भी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आता है कि इस पे आपको निबंध लिखना है पुस्तकालय की महत्व पर। तो क्या लिखेंगे, पुस्तकालय दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, पुस्तक और आलय, यानी कि जिसका अर्थ होता है पुस्तकों का घर। पुस्तकालय ज्ञान का वह मंदिर है जहां विभिन्न विषयों, भाषाओं और विधाओं की पुस्तकें एक ही छत के नीचे सुरक्षित रखी जाती हैं। यह केवल किताबों को इकट्ठा करने की जगह नहीं है, बल्कि ज्ञान का वह असीम सागर है जो मनुष्य को मानसिक और बौद्धिक विकास में क्या होता है, सहायक होता है, यानी कि हेल्प करता है। आगे लिखेंगे, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, आगे ये लिखेंगे कि पुस्तकालय का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। समाज के हर वर्ग के लिए, विशेषकर विद्यार्थी और शोधकर्ताओं के लिए यह एक वरदान की तरह है। आज के समय में हर व्यक्ति के लिए महंगी पुस्तकें खरीदना संभव नहीं है। ऐसे में पुस्तकालय एक ऐसी स्थान है जहां बहुत कम शुल्क में या पूरी तरह मुफ्त में दुर्लभ और बहुमूल्य पुस्तकें खरीदना संभव नहीं होता। ऐसे में पुस्तकालय एक ऐसा स्थान है जहां बहुत कम मूल्य में या पूरी तरह मुफ्त में दुर्लभ और बहुमूल्य पुस्तकें पढ़ने को मिल जाती हैं। यहाँ बैठकर छात्र अपनी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और अपने ज्ञान को, क्षितिज को व्यापक बनाते हैं। पुस्तकालयों का वातावरण अत्यंत शांत और अनुशासित होता है और यह शांति पाठकों को एकाग्रचित होकर पढ़ने में मदद करती है, जो घर के कोलाहल में अक्सर संभव नहीं हो पाती। वह व्यवस्था व्यक्ति में स्वाध्याय और अनुशासन की भावना विकसित करती है। आधुनिक युग में पुस्तकालयों के साथ साथ डिजिटल लाइब्रेरी का चलन बढ़ गया है और अब कंप्यूटर और इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में किताबों का एक क्लिक पर उपलब्ध है, जिससे ज्ञान प्राप्त करना और भी सुलभ हो गया है और मानव सभ्यता के विकास में पुस्तकालयों का योगदान अतुलनीय है।
यह भूतकाल के अनुभव को वर्तमान से जोड़ता है और उज्जवल भविष्य का निर्माण करता है। और एक जागरूक समाज के निर्माण के लिए पुस्तकालयों की संख्या बढ़ाना और लोगों में, विशेषकर युवा पीढ़ी में, वहां जाने की आदत में बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है। सच कहा गया है कि पुस्तकें हमारी सबसे अच्छी मित्र होती हैं और पुस्तकालय क्या होता है, हमारा घर होता है। तो यहाँ पर मेरे मेरे बच्चों, आप सभी के लिए मैंने बताया क्या है, कुल मिला के यहाँ पे 5 सबसे महत्वपूर्ण निबंध लेखन जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए है। तो आप इन 5 निबंध को तैयार कर लीजिएगा। कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइएगा। हम आपके साथ हैं, बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।